इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आज स्टार्ट करने वाले हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अर्थात इसको हिंदी में क्या कहते हैं, परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881। इसके जो भी एमसीक्यूज होंगे, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, उसको हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम देख लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें 17 अध्याय हैं और 148 धाराएं बताई गई हैं इसके अंतर्गत। कितने 17 चैप्टर और 148 सेक्शंस बताए गए हैं किसमें, परक्राम्य लिखित अधिनियम। तो और इसको हस्ताक्षरित कब किया गया था, यानी हस्ताक्षर करके स्वीकृति प्रदान कब की गई थी, 9 दिसंबर 1881। और इस अधिनियम को लागू कब किया गया था, 1 मार्च 1882 को लागू किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप याद रखिए। उसके बाद देखते हैं आज का अपना एमसीक्यू पार्ट, जिसमें हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परक्राम्य लिखित अधिनियम कब से लागू हुआ है। 1 अप्रैल 1881, 1 मार्च 1882, 1 मार्च 1881 या 1 मई 1882। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया है, इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी कि 1 मार्च 1882 को परक्राम्य लिखित अधिनियम लागू हुआ है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि इस अधिनियम का विस्तार कहाँ पर है, यानी कि ये जो अधिनियम है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वो कहाँ तक लागू है। संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर, नागालैंड राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, या जनजाति क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत पर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा ए नंबर, यानी कि संपूर्ण भारत पर इस अधिनियम का विस्तार है, किसका, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, परक्राम्य अधिनियम का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं होगा। इंडियन पेपर करेंसी अधिनियम 1871 की धारा 21 पर, या स्थानीय प्रथा पर, ए बी दोनों पर, या उपरोक्त में से किसी पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी कि जो इंडियन पेपर करेंसी अधिनियम 1871 की धारा 21 है उस पर प्रभाव नहीं डालता, और स्थानीय जो प्रथा होती है उस पर भी परक्राम्य लिखित अधिनियम का प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, वचन पत्र में धन की राशि होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, अनिश्चित, सशर्त, या कैसी भी हो सकती है। यानी कि जो वचन पत्र होता है उसमें जो धन की राशि लिखी होती है वो कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस में सही आंसर क्या होगा, तो आपका जो सही आंसर है वो होगा निश्चित होनी चाहिए। यानी कि जो वचन पत्र में धन की राशि लिखी होती है ना, वो बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ना सशर्त होनी चाहिए, ना तो अनिश्चित होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, वचन पत्र परक्राम्य लिखित अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है। धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6। यदि आपका सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, बी नंबर, यानी कि धारा 4 में वचन पत्र को परिभाषित किया गया है, किसमें, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। उसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 6, चेक की परिभाषा इस अधिनियम के किस धारा में उपबंधित है। धारा 3 में, धारा 5, धारा 6 या धारा 8 में उपबंधित है। तो कहाँ पे उपबंधित है, यहाँ पे धारा 6 में, यानी कि इसका सी नंबर ऑप्शन सही है कि जो चेक की परिभाषा है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की सेक्शन 6 में बताई गई है। उसके बाद 7th क्वेश्चन देखते हैं, परक्राम्य लिखित से अभिप्रेत है, यानी कि परक्राम्य लिखित का क्या मतलब होगा, वचन पत्र, विनिमय पत्र, चेक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि जो वचन पत्र है, विनिमय पत्र है और चेक, ये तीनों चीज़ परक्राम्य लिखित
अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद 8th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ऐसी लिखत जो भारत में लिखित हो या फिर रचित हो और भारत के किसी व्यक्ति को देय हो तो उसे क्या कहा जाता है? विनिमय पत्र, विदेशी लिखत, अंतर्देशीय लिखत या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर होगा 8 का सी नंबर का ऑप्शन, यानी कि अंतर्देशीय लिखत होती है जो भारत में लिखित हो और रचित हो और भारत के किसी व्यक्ति को देय हो तो उसको क्या कहा जाता है? अंतर्देशीय लिखत। उसके बाद देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। 9th क्वेश्चन है, जहाँ किसी लिखत के रकम में अंकों और शब्दों में भिन्नता हो, क्या हो? अलग अलग हो, तो वहाँ पर किस रकम में संदाय किया जाएगा? अर्थात कहने क्या मतलब है कि शब्दों में यदि आपने 500 लिख दिया और अंकों में क्या किया 400 लिखा हुआ है तो वहाँ पर किस रकम पे देय होगा? अंकों वाले रकम पे, शब्दों वाले रकम पे, या जिसमें रकम कम दर्शित हो उसमें, या किसी भी रकम का संदाय नहीं होगा। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर होगा इसका बी नंबर, यानी कि शब्दों में जो रकम लिखी होगी उसी पर वह देय होगा लिखत। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, किसी भी वचन पत्र या विनिमय पत्र के लिए अनुग्रह दिवस कितने दिन का होता है? अनुग्रह दिवस यानी ग्रेस डेज, यानी कि जितना टाइम होता है उससे कुछ दिन अधिक दिया जाता है। तो कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या एक भी दिन ग्रेस डे नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका सही आंसर होगा 3 दिन, यानी कि जो अनुग्रह दिवस है ग्रेस डे वो 3 दिन का दिया जाता है। उसके बाद 11th क्वेश्चन है कि धारा 25 के अधीन यदि किसी वचन पत्र या विनिमय पत्र के परिपक्वता के दिन, यानी कि जिस दिन वो शोध्य होगा, तो उस दिन क्या हुआ? लोक अवकाश है, तो लिखत कब शोध्य होगी? तो यहाँ पर परिपक्वता की तारीख से 1 दिन पहले लोक अवकाश के दिन ही होगी, या पूर्ववर्ती कारोबार वाले दिन होगी, या परिपक्वता के बाद किसी भी दिन होगी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सी नंबर, यानी कि पूर्ववर्ती कारोबार वाले दिन होगी, यानी कि उसके अगले दिन जो भी दिन होगा, जिस दिन कारोबार वाला दिन होगा, अवकाश नहीं होगा, उस दिन वह शोध्य हो जाएगी। उसके बाद 12th क्वेश्चन है हमारा, लोक अवकाश, यहाँ पे लोक अवकाश होगा वाला दिन कौन राजपत्र में घोषित कर सकता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, गवर्नर या उपरोक्त में से किसी के भी द्वारा किया जा सकता है लोक अवकाश। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा बी नंबर का ऑप्शन, यानी कि केंद्र सरकार क्या कर सकती है? लोक अवकाश राजपत्र में घोषित कर सकती है। उसके बाद 13th क्वेश्चन है, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का अपराध तब समनीय है जब चेक की राशि 2 लाख रुपए तक हो, चेक की राशि 6 लाख तक हो, या चेक की राशि 10 लाख रुपए तक हो, या कितनी भी राशि हो। समनी का अर्थ क्या है कि यानी कि समझौता हो जाना दोनों पार्टीज में। तो यहाँ पे क्या होगा? 13 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर, यानी कितनी भी राशि हो वहाँ पर क्या हो सकता है? समनी हो सकता है, समझौता किया जा सकता है दोनों पार्टीज के बीच। उसके बाद देखते हैं 14th क्वेश्चन क्या है, न्यायालय धारा 138 के अपराध का संज्ञान किस आधार पर लेगा? परिवाद पर, पुलिस रिपोर्ट पर, मजिस्ट्रेट के स्वयं के ज्ञान पर, या अन्य के ज्ञान पर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो होगा ए नंबर का ऑप्शन, यानी कि परिवाद पर, यानी जो न्यायालय है धारा 138 के अधीन जो अपराध का संज्ञान करता है वो परिवाद पर करता है, ना कि पुलिस रिपोर्ट पे। उसके बाद 15th क्वेश्चन है, यदि कंपनी की ओर से जारी चेक अनादृत हो जाता है तो क्या कंपनी का संचालक दायित्व अधीन होगा? तो नहीं, सिर्फ कंपनी दायित्व है। हाँ, दायित्व होगा यदि उस समय वो कंपनी का प्रभारी था। नहीं, संचालक का दायित्व नहीं है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर होगा बी नंबर, कि हाँ दायित्व होगा यदि उस समय वह कंपनी का प्रभारी था। अर्थात कहने का क्या मतलब है कि यदि
चेक जारी किया जाता है किसी को कंपनी की तरफ से, और चेक क्या हो जाता है, अनादरित हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, तो वह जो प्रभारी था उस टाइम पे कंपनी का संचालक, वो भी दायित्वाधीन होगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट MCQs। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।